This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से, कंपनीज़ के हवाले से जो इसमें बिज़नेस कर रही हैं, कंपनीज़ में क्या हो रहा है, कितना नुकसान कितना मुनाफा, इस हवाले से हम डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम में। और इकनॉमिक्स का क्या रोल है, आज की डिस्कशन हमारी ये रहेगी प्रोग्राम में। इकनॉमिक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है बराह रास्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे और हमारे कंट्री पे। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रही हैं, कितनी ज़्यादा उसमें लैकिंग है, कितनी कंट्रीब्यूशन होने वाली है आने वाले दिनों में, और अब तक हुई है और अब से पहले हो चुकी है, ये सब हम आज बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल आज हम सबसे पहले मार्केट की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो मार्केट का जो आज सुबह से आगाज़ रहा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और एक वी आर हैप्पी बिकॉज मार्केट अपने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से एक आइडियल सिचुएशन से होते हुए जा रही है। सुबह की मैं बात करूं तो सुबह हमने देखा कि मार्केट की क्लोजिंग जो कल आई थी वो 39,000 के समथिंग थी, लेकिन आज हमने देखा 10 बजे के करीब मार्केट में 197 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट आई 39,860 पे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी, बिजनेस प्लस ने भी चलाई, दीगर चैनल्स ने भी चलाई, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीक मंडे में की मैं बात करूं तो ऐसे ही मंडे का आगाज़ हुआ था, लेकिन ड्रामेटाइज तरीके से फिर वो मार्केट थोड़ा सा नीचे चली गई। स्टेबल पोजीशन पर हैं हम, इट्स नॉट लाइक अ बेयरिश, हम ऐसा कुछ अभी नहीं है, लेकिन एक जो मिला जुला रुझान जिसे कहते हैं ये उसकी एक हतमी शक्ल है। एनीवे लेट्स मूव फर्दर। मिड डे के बाद हमने देखा कि मार्केट के सेकंड सेशन में 138 पॉइंट्स का इजाफा हुआ 12 बजे के करीब। उसके बाद ग्रेजुअली हमने देखा जो क्लोजिंग के वक्त मार्केट हमारी वो 112 पॉइंट्स पे क्लोज हुई, जिसमें 39,000 का हमने रिकॉर्ड देखा। फाइनल जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले KSE 100 इंडेक्स के, वो देखे कि 39,805, जिसमें 142 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। KSE 100 इंडेक्स का मैं आपको बता रहा हूँ। KSE 30 इंडेक्स का मैं आपको बताऊं तो उसकी क्लोजिंग आई 22,849, जिसमें 81 का हमने देखा कि एक पॉजिटिव चेंज आया। हाई लेवल भी आपने देखा और लो लेवल भी देखा। KSE 30 का भी आपने देखा कि 22,849 पे रहा और इसका हाई लेवल की मैं बात करूँ तो 22,889 और लो लेवल 22,768 रहा। ऑल शेयर इंडेक्स क्या रहा ये भी मैं आपको बताऊं। ऑल शेयर इंडेक्स जो हमारा रहा वो 26,484 और जिसमें हमने देखा 73 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हाई लेवल रहा 26,510 और लो लेवल रहा 26,411। ये तो बात हो गई KSE 100, KSE 30 और ऑल शेयर इंडेक्स की। अब आगे बात करेंगे कि हमने और क्या चेंजेस देखी। तो अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की तो कंपनीज़ पे आज हमने देखा कि कितनी कंपनीज ऑब्जर्व थी। तो जो ऑब्जर्व कंपनीज हमने देखी वो 358 कंपनीज देखी और उसमें 195 कंपनीज का एडवांस हुआ, इंक्रीज़ हुआ। और अगर डिक्लाइन और डिक्रीज़ की बात करूं तो देयर इज़ 138 कंपनीज एंड देयर इज़ नो चेंज इन 25 कंपनीज, दे आर स्टिल न्यूट्रल पोजिशन। ठीक है, ये तो सारी बात हमने कर दी कंपनीज़ की। कंपनीज़ के बाद हम बात करेंगे कि वॉल्यूम मिलियन शेयर KSE 30 का और KSE 100 का ऑल शेयर का क्या रहा। KSE 30 का इंडेक्स का वॉल्यूम शेयर रहा 73.86, KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम शेयर रहा 107.17 और ऑल शेयर जो रहा वो 242.16 मिलियन शेयर्स रहा। ये तो हमने KSE 100, KSE 30 ऑल शेयर इंडेक्स का आपको क्लोजिंग भी बता दी, उसका वॉल्यूम मिलियन शेयर्स भी बता दी और कंपनीज भी बता दी। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जो अपने हिसाब से टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहीं। सर-ए-फहरिस्त दीवान सलमान को आपने देखा होगा कि वो वॉल्यूम के हिसाब से नंबर 1 पे रहा आज, और वो पिछले वीक भी हमने देखा कि वो नंबर 3rd या 4th पोजीशन पर आया। यहाँ पर उसने 27.10 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम दिया और एंग्रो फर्टिलाइजर्स ने 18.28, NIB बैंक लिमिटेड ने 13.95, के इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने 13.83, सुई सॉर्दर्न गैस ने 8.29। ये बात हो गई है सारी मिलियन वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की कि किन कंपनीज़ के जो वॉल्यूम मिलियन शेयर्स हैं वो इस हिसाब से वो लीडर रहे। अब बात करते हैं उन कंपनीज़ की जो टॉप गेनर्स रहीं। उन कंपनीज़ का शेयर आज कितना बड़ा है ये आपको बताएं कि सर-ए-फहरिस्त यूनिलीवर फूड ने 135.99 ऑलमोस्ट 136 का हमने इजाफा देखा।
एबॉट लेबॉर्ट्री में 38.57, सेफायर फाइबर 25, हिनोपाक मोटर 22, सितारा केमिकल 21। ये वो कंपनीज रहीं जो आज जो ऑब्जर्व कंपनीज में हमने देखा कि इनका शेयर प्राइस इंक्रीज रहा। टॉप लूजर्स की बात करें, टॉप लूजर्स में रफान मेस 139.93, नेस्ले पार्क -80, फिलिप मॉरिस पार्क 69.05, फिरोज 13, ट्री पैक फिल्म्स 7.99। आपने देखा होगा ट्री पैक ने भी जो है वो काफ़ी लॉस कर रही थी, लेकिन वो टॉप लूजर्स की सरे फहरिस्त में नहीं थी। आज हमने देखा कि उसने काफ़ी जो है वो ज़्यादा लॉस किया और उसने आज जो है वो इस नंबर 5 पोजीशन बना ली है। ये तो मार्केट की आज सारी बात हो गई और खुशखबरी भी यही है कि आज मार्केट में हमने देखा कि एक अच्छा स्कोर कर लिया और हम बहुत ज़्यादा करीब हैं 40,000 के, और जिस दिन 40,000 होगी उस दिन कुछ नया करने की आपका जो शो होगा हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त शो करें, एक सेलिब्रेशन करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितना बिजनेस होगा उतना पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान की इकनॉमिक्स के लिए भी अच्छा है। अगस्त का महीना हमारे लिए लकी रहा है और अगस्त चल रहा है और अगस्त में हम जश्न आज़ादी भी मनाते हैं और लेट्स सी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है तज्जियाकारों की जानिब से 40+ हम अगस्त में ही जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को शफल नहीं किया, ड्रैग नहीं किया, ये एक बस थोड़ा सा प्रॉब्लम, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस महीने में है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर आती है तो मार्केट का ज़्यादा रहेगा। इस पे बिजनेस कम्युनिटी ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हमने दावत दी है प्रोफेसर एहसान अहमद शेख को। बेहतरीन इकोनॉमिक्स हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डिस्कशन बहुत अच्छी करते हैं और करते आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में उनको बहुत अच्छी कमांड हासिल है। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर। सर आज मार्केट की जो पोजीशन जो परफॉर्मेंस रही वो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह रखे। व्हाट डू यू थिंक आज मार्केट को आपने कैसा देखा? भाई देखिए, आज मार्केट ने जिस तरीके से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक खुशाइन सूरत हाल है। अमूमन होता यह है कि मंडेज़ को जो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट्स के साथ जो है वो मार्केट्स यकीनन स्टॉक मार्केट और दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं इकोनॉमी के फंडामेंटल्स के साथ, ख़ास तौर पर फर्म्स के फंडामेंटल्स के साथ वो अलाइन हुई भी होती हैं। सही। लेकिन अमूमन हम देखते क्या हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके साथ उस पर एक इंफॉर्मेशन का भी इम्पैक्ट आता है। कोयटा वाले वाक़े के बाद वो जो एक बड़ा ही मिसहैप हुआ है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि उसकी वजह से मार्केट जो है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि मार्केट ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। ये खुशाइन सूरत हाल है। और अगर सूरत हाल ये होती है कि अगस्त में ही हमारी मार्केट जो है 40,000 का बेंचमार्क को क्रॉस कर लेती है, इंशाल्लाह इस हद को क्रॉस कर लेती, तो उसका देखिए कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा कि ये हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को शो करेगा। और आप देखिए मईशतों के जो पीछे ग्रोथ ऑफ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन्वेस्टमेंट है। जब स्टॉक मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही होती है और वहाँ पर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बढ़ रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो बेहतर हो रहा होता है और ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव हो रही होती, जो गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान के केस में बड़ी ही पुअर रही है। लेकिन इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट जिस तरीके से पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही है, तो इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे सरमायाकारों का मईशत की परफॉर्मेंस पर एतमाद बहाल होगा और हमारे यहाँ मईशत में जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी, वो हमारे स्टॉक मार्केट में भी इंक्रीज होगी और फाइनेंशियल सेक्टर में भी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने में आएगी। और सबसे बढ़कर ये कि जो इकोनॉमी का रियल सेक्टर है वहाँ भी हमें सरमायाकारी में बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि रियल सेक्टर में सरमायाकारी में बेहतरी का दारोमदार जो है ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के साथ है। और जब स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो मस्बत तब्दीली शो कर रहा होता है,
तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि रियल सेक्टर भी उसके साथ मस्बत तब्दीली शो कर रहा होता है और ओवरऑल इकोनॉमी में सरमायाकारी में इजाफा होता है। और ये सरमायाकारी में इजाफा जो है रोहेल साहब, ये दरअसल किसी भी इकोनॉमी के जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो सरमायाकारी ही है। जिस तेजी से सरमायाकारी इकोनॉमी में बढ़ेगी उस तेजी से आपकी इकोनॉमी का जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। किसी मुल्क को अगर आपने देखना है कि कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसकी आप इकोनॉमिक्स को उठा लो, उसकी इकोनॉमिक इकोनॉमिक लाइक अ फाउंडेशन। बिल्कुल सही है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि देखिए कि अगर हम ह्यूमन लाइफ को देखें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इंसानी हयात इंसानी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मईशत का है। सही। आपकी ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसका ताल्लुक भी मईशत के साथ है। आपकी इकोनॉमी में जो एकेडमिक साइड है वो भी जो है मईशत से लिंक्ड है। पॉलिसीज बड़ा अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल पॉलिसीज इफेक्ट करती हैं यकीनन। देखिए बुनियादी तौर पर तो हम जिस इरा में रहते हैं यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज में ये समझा जाता है कि अब फ्री मार्केट इकोनॉमी पैराडाइम का दौर है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट जो है कहने की हद तक थ्योरेटिकली जो है वो इकोनॉमीज़ के में उसका रोल कम से कम होता जा रहा है थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए कि वो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी पैराडाइम के चैंपियन हैं, मेरा इशारा अमेरिकन इकोनॉमी की तरफ है, तो वहाँ हमने पिछले चंद सालों में देखा कि 2007-8 का जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया है, उस फाइनेंशियल मेल्टडाउन के मनफी असरात से अमेरिकन मईशत को बचाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है वो $850 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज उनको देना पड़ा। तो जाहिर है कि ये एक तरह से ये देखिए कि ये एक इवेंट ऐसा था कि जिसकी बुनियाद पर ये जो क्लेम है फ्री मार्केट इकोनॉमी पैराडाइम का वो हमें शेक होता हुआ नज़र आया है। और आज हम ये समझते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज तो अपनी जगह, डेवलपिंग कंट्रीज़ खुसूसन जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ है जिसमें हमारी इकोनॉमी भी लोकेटेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी पॉलिसीज़ का एक रोल है। और ख़ास तौर पर हमारा जो पॉलिसी मेकर है उसका फोकस जो है वो अमूमन पॉलिसी मेकर्स का और बिजनेस कम्युनिटी का फोकस जो है मॉनेटरी पॉलिसी साइड पर होता है, ठीक है ना। जबकि मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी में जहाँ फाइनेंशियल सेक्टर और रियल सेक्टर के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की इफिकेसी इफेक्टिवनेस उसकी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि फिस्कल पॉलिसी की। तो फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए से यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर ग्रोथ रेट दिया जा सकता है। अगर आप इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को गुज़िश्ता 10 सालों में देखें एक अशरे में, तो 2008 से लेकर 2013 तक इस टाइम पीरियड में तो 5 सालों तक जो है इकोनॉमी की का ग्रोथ रेट बहुत ही पुअर रहा है। और यकीनन उसकी वजह 2008 से लेकर 2013 तक, यानी ये आप पीपल्स पार्टी इरा की बात कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप देखिए कि ग्रोथ रेट जो है डेवलपमेंट कोई नहीं थी, प्रोजेक्ट्स नहीं थे। असल में बुनियादी तौर पर देखिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में आप देखिए ना तो आपको एक वाज़े एक बाइफर्केशन नजर आएगी कि हमेशा हो ये रहा है कि अगर आप डेमोक्रेटिक रिजिम में देखें तो या तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है या मुस्लिम नवाज की गवर्नमेंट होती है। तो आप देखिएगा कहा जाता है सिक्के के दो रुख हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही हम मिलिट्री रिजिम में, सॉरी माफ कीजिएगा, डेमोक्रेटिक रिजिम में हम इन दो पार्टीज का रोल देख रहे हैं। लेकिन वाज़े एक इनकी पॉलिसीज में जो हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज में वाज़े एक फ़र्क नज़र आएगा। वो फ़र्क क्या है कि पीपल्स पार्टी प्रो एग्रीकल्चर पार्टी है और मुस्लिम लीग नवाज प्रो इंडस्ट्रियल पार्टी है। तो उस टाइम पीरियड में आप देखिएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस निस्बतन ज़्यादा बेहतर रही इंडस्ट्रियल सेक्टर के मुकाबले में। लेकिन आज की दुनिया में जिस तेज़ी से इकोनॉमीज जो है वो तब्दील हो रही हैं, तो इकोनॉमीज के ग्रोथ रेट को बढ़ाने में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो मिनिमम होता चला जा रहा है। इसलिए कि
हमारे यहाँ ख़ुसूसन एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे। इसके बरक्स हमारी लोन भी इतना दे रही है बैंक, कल भी जो बिल्कुल थी, बिल्कुल लेकिन देखिए लग इतना नहीं रहा, बिल्कुल आउटपुट तो मांगते हैं ना। बिल्कुल, असल में सिलसिला देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप इसको कंपेयर करके देखिएगा तो इस गवर्नमेंट ने भी हालांकि 342 अरब रुपए का नवाज लीग ने पहली मर्तबा अपने हुकूमत की तारीख में पहली मर्तबा जो है तवज्जो दी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, और 342 अरब रुपए का एग्रीकल्चर सेक्टर को एक पैकेज दिया है, और उसकी वजह से उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आना एक्सपेक्टेड हैं। और वो गुज़िश्ता साल आप के नंबर्स में देखें तो वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है। लेकिन अमूमन होता ये कि पॉलिसीज़ का जो है वो इम्पैक्ट फौरी तौर पर नहीं होता, वो टाइम लेग के साथ आता है, उसमें टाइम लगता है, और जो है कुछ अरसे के बाद हम अगर ये अलोकेट हो जाता है सारा के सारा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर इम्प्रेसिव किस्म की ग्रोथ शो करेगा। और जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रोथ शो करता है तो चूँकि हमारी इंडस्ट्री की बेस एग्रो बेस इंडस्ट्री हमारे यहाँ मौजूद है, तो इसलिए जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इंडस्ट्री पर भी देखेंगे यकीनन। सही। अच्छा सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गुड्स एंड द कंजम्पशन जो हो रही है प्रोडक्शन को लेके? मैं इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करूंगा। आज हमने देखा कि यूनिलीवर फूड का जो है वो टॉप रहा, उसकी कंपनी के शेयर में 136 रुपए का हमने इजाफा देखने में आया। बीइंग अ इकोनॉमिक्स, आप क्या देखते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो फूड का जो सेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ सफर कर रहा है? बिल्कुल, देखिए असल में सिलसिला क्या है रोहेल साहब, मैं आपसे इकोनॉमिक्स के हवाले से बिंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी में 6 चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में कंज्यूम करता है। नंबर 1 फूड आइटम, फिर क्लॉथिंग, फिर हाउसिंग, फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ सेक्टर, और फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ है वो तो फूड आइटम्स है। यानी फूड आइटम्स जो है यकीनन जो है वो ख़ास तौर पर ऐसी इकोनॉमीज़ में जो अभी अपनी तरक्की के इब्तदाई मराहिल में है, तो फूड आइटम्स पर होने वाली कंजप्शन, वहाँ पर एक्सपेंडिचर्स जो है वो निस्बतन ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से हम अमूमन ये देखते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ जो फूड आइटम्स को प्रोसेस कर रही होती है, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस और प्रॉफिट्स मार्जिन जो है वो निस्बतन ज़्यादा होते हैं। तो चूँकि हमारी इकॉनमी तरक्की के इब्तदाई मराहिल में है, तो बेसिक आइटम्स से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ निस्बतन तेज़ी से प्रमोट होगी। यानी इस तरतीब को अगर आप देखिए कि मैंने आज जो 6 चीज़ें इंसान के कंजम्पशन के हवाले से बताई है कि फूड आइटम्स है, क्लॉथिंग है, फिर हाउसिंग है, तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान में अगर कंजप्शन हो रही है तो आपको इंडस्ट्री में भी फूड आइटम से रिलेटेड इंडस्ट्रीज ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर आपको जो है वो इम्प्रूव करता नजर आएगा। रियल सेक्टर में हाउसिंग सेक्टर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। तो ये दैट इज टोटली फंडामेंटल इकोनॉमिक लॉज जो हमें पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। ठीक है, और सर ये चलते ही रहेंगे, बिकॉज कोई भी कंट्री हो जहां पर इकोनॉमिक्स अगर ऊपर है नीचे, तो ये जो बिल्कुल ये तो नेसेसरी आइटम्स है ना। तो अमूमन होता यही है कि जो नेसेसरी आइटम्स है तो इसका इकोनॉमिक चेंजेस इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता। ये सूरत हाल जीडीपी पे इफेक्ट आता है। जीडीपी पे यकीनन इम्पैक्ट करेगा कि अगर आप जीडीपी का, पाकिस्तान की जीडीपी का जो कंपोजिशन देखिए तो वहाँ पर हमारी जीडीपी का मोर देन 70% जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स पर जा रहा है। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो इन 3 आइटम्स पर जा रहा है, फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग। ठीक है ना। तो इन 3 आइटम्स पर हमारा कंजप्शन चूंकि बहुत ज़्यादा है, लोगों के एक्सपेंडिचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें बुनियादी तौर पर ये इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में इमर्ज होती और ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। सर बिजनेस कम्युनिटी ने भी जो है वो अपील की है, इमरान खान साहब से हो गए या डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हो गए, जो ये धरना, ये जो प्रोटेस्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं या प्लान करना चाह रहे हैं, उसको रोका जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तिजारत को, कॉमर्स को। और आज उनका ये स्टेटमेंट आया है, मियाँ हुमायूं परवेज़ उन्होंने बात की है मंगल को,
ट्यूसडे को कि प्लीज़ आप ये अपील कर रहे हैं कि कंडम करेंगे हम पीटीआई अगर अपना जो है ये जो रैलीज़ है इसको ये कर दें, क्योंकि इस वक्त बड़ी अच्छी सिचुएशन पे मुल्क जा रहा है और अगर इस्लामाबाद अफेक्ट होता है सर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। बिल्कुल देखिए रोहेल साहब, सिलसिला क्या है कि इकोनॉमिक्स का एक पुराना नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी है। बिल्कुल है, ठीक है ना, पूरा सर तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ये दोनों इन्होंने मिलकर चलना है। जब कभी भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जिस मुल्क में भी आएगी तो उस मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर उसके मनफी असरात देखने को मिलेंगे। और हमने पिछले धरनों के दौरान भी ये देखा कि जो है उसके मनफी असरात आए। सही। आइंदा भी खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई सूरत हाल इमर्ज होती है जिससे कि मुल्क की सियासत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर इकोनॉमी में देखने को मिलती है मुल्क में, तो यकीनन उसके मनफी असरात जो है वो हमें इकोनॉमी पे देखने को मिलेंगे। तो जो लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक रिजिम में यकीन प्रोटेस्ट करना हर एक शख्स का बुनियादी हक तो है, लेकिन इस हक को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके मईशत पर मनफी असरात ना आए। मईशत की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए रोहेल साहब के क्या है कि एक मरतबा अगर मईशत पर कोई मनफी असर आता है तो वो मईशत जब कभी भी नीचे आ रही होती है मनफी असरात नेगेटिव डेवलपमेंट्स की वजह से, तो वो नीचे जो है बड़ी तेज़ी से आ रही होती है। जैसे हम स्टॉक मार्केट के केस में देखते हैं कि जब कभी भी कोई मनफी खबर आएगी तो बहुत तेज़ी से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो वो बड़ी ही स्लो होगी। होने के बाद, बिल्कुल कंफर्म होने के बाद ग्रेजुअली होगी, सोचेंगे, तो यकीनन इसको इकोनॉमिक्स के इस्तिलाह में ये कहते हैं कि मईशत जो है वो नॉन लीनियरली बिहेव कर रही होती है, कि मनफी चीज़ों को बहुत तेज़ी से भी है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है और मस्बत चीज़ों को वो ग्रेजुअली रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो इस किस्म के धरनों की अगर सूरत हाल होती है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है तो एक अरसे के बाद हमारी इकॉनमी ने जो है वो उसके ग्रोथ रेट को हमने एक्सेलरेट होते हुए देखा। मैंने आपसे अर्ज़ किया 2008 से लेकर 2013 तक के टाइम पीरियड में हमारा ग्रोथ रेट हमारी इकॉनमी का 2-2.5% रहा। नवाज़ गवर्नमेंट के आने के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ग्रोथ रेट जो है वो पिछले साल इकॉनमी ने 4.2% का शो किया और इस साल यानी गुज़िश्ता साल जो है वो इकॉनमी ने ग्रोथ रेट 4.7% का शो किया है। तो इस ग्रोथ रेट को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी इकॉनमी का छोटा सा एक वॉल्यूम है उस हिसाब से ये ग्रोथ रेट अभी भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी गुर्बत मौजूद है और हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी जितनी है, ये ग्रोथ रेट उस गुर्बत को ख़त्म करने या उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए क्या आपकी इकोनॉमी में जॉब अपॉर्चुनिटीज का ताल्लुक इससे है क्या? इकोनॉमी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जॉब एक अलग डिस्कशन है। बिल्कुल सही। एहसान साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर आने के बाद हम बात करेंगे अब ऑयल की। ऑयल प्राइसेस इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इतना फ्लक्चुएट हो रही है, इंटरनेशनली इसका बहुत रोल है, उस पर डिस्कशन करते हैं। सर ऑयल प्राइसेस वेडनेसडे को हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस एक्सटेंड लूजेस इन एशिया ऑन वेडनेसडे आफ्टर इंडस्ट्री डाटा शो a rise in US crude stock prices। देखिए सिलसिला क्या है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो है वो ऑयल प्राइसेस पर जो है वहाँ हमें बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है और ओवरऑल इसका में तेज़ी से डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है। और यकीनन जब कभी भी किसी भी मेन इनपुट में देखिए ऑयल जो है आज के इंडस्ट्रियल एरा का एक मेन इनपुट है एनर्जी के हवाले से, तो इसके में जब कभी भी मेन इनपुट के प्राइसेस में जो है वो अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो इकोनॉमिकली हम देखते ये हैं कि उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पर उसके मनफी असरात देखने को मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी की खुशकिस्मती यह है
कि अगरचे के वॉलेटिलिटी ऑयल मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें ऑब्जर्व करने को मिली है, लेकिन एवरेज प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होती हुई हमें नज़र आई है, जिसकी वजह से हमें हमारी इंडस्ट्री को उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। ख़ास तौर पर इसका जो एक बहुत मस्बत असर हमारी इकॉनमी को एक विंडफॉल के तौर पर हासिल हो गया है, वो है कि हमारी इकॉनमी का जो एक्सटर्नल आउटलुक है वो बड़ा मुस्तहकम हुआ है। एहसान साहब, माजरत आपको रोकना पड़ रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले सर ऑयल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि अगरचे के ऑयल प्राइस जो है उसमें फ्लक्चुएशन और वॉलेटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता 2-3 सालों में देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत इकॉनमी है कि उसके प्राइसेस जो है वो तेज़ी से नीचे आई हैं, तो हमें उसका एक जो है विंडफॉल के तौर पर हमारी इकॉनमी में को उसका एक फ़ायदा हुआ है। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें वो इन्फ्लेशन की कम होती सूरत हाल में देखने को मिला, और एक्सटर्नल आउटलुक हमारी इकॉनमी का जितना बेहतर इस वक्त नज़र आया है वो इससे पहले हमें बहुत कम देखने को आया। अमूमन होता क्या है कि हमारी इकॉनमी में 2 डेफिसिट्स एक साथ चल रहे होते हैं। एक तरफ हमारी इकॉनमी में बजट डेफिसिट बढ़ रहा होता है, और उस बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के सिलसिले में जितनी हमें बोरोइंग करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से हमारे इकॉनमी के लिए एक्सटर्नल आउटलुक पर नेगेटिव असर आता है, यानी हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस के कम होने की वजह से हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है जो 25 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, वो कम होकर सिर्फ 21 बिलियन डॉलर तक रह गया है। तो इस नेगेटिव डेवलपमेंट के बावजूद ऑयल प्राइसेस के कम होने से हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो काफ़ी कम हुआ है, और उसकी वजह से हमें जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और इसका हमारे बजट डेफिसिट पर एक मस्बत असर आएगा, क्योंकि हमें जो डेट सर्विसिंग के हवाले से जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो यकीनन जो है वो पेमेंट्स कम होंगी, और उसकी वजह से बजट डेफिसिट हमारा कम होगा। और उसका ताल्लुक जो है वो हमारी बजट डेफिसिट अगर कम होता है तो उसकी वजह से हुकूमतों को जो है वो नोट कम छापने पड़ेंगे, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन अवाम उन्नास को फेस करना पड़ता है तो उसमें कमी देखने को आएगी। और इनफैक्ट वो नज़र आई है हमें गुज़िश्ता सालों। अगर कोई शख्स मुझसे ये पूछे कि आप इस गवर्नमेंट की कोई वाहिद एक अचीवमेंट बताइए इकोनॉमिक फ्रंटियर पर, तो मैं ये बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि यकीनन इस गवर्नमेंट की जो वाहिद अचीवमेंट है वो ये है कि इस गवर्नमेंट में हमें एक्सटर्नल सेक्टर जो है बड़ा वाइब्रेंट होकर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ऑल टाइम हाई पर मौजूद हैं, और इकॉनमी में जो है स्टेबल, बिल्कुल यकीनन उसका असर है। लेकिन दूसरी जो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है ना एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से, कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्रेजुअली कम हो रही हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि विजन 2025 में हमने जो है वो ये तय किया हुआ है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर करने जा रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि हमें जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं, और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस मौजूद था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल ने हमारी प्रोडक्टिविटी पर एक मनफी असर डाला था। और दूसरा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की कंपोजिशन पर अगर एक निगाह डालिए तो बुनियादी तौर पर हमारी एक्सपोर्ट्स जो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही से क्यों ना हो, उनका ताल्लुक प्राइमरी कमोडिटीज़ के साथ है जिनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से कम हुई हैं। तो हाँ, आप ओवरऑल कमोडिटी का एक्सपोर्ट का कमोडिटी वॉल्यूम देखिए तो वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो है कमोडिटी प्राइसेस के कम होने की वजह से हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं एक्सपोर्ट से
उसके जो प्रोसीड्स हैं वो यकीनन कम हो गए। बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करे, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ बैरियर्स आ जाते हैं, टैक्स बिल्कुल। आ जाते हैं, तो वो उसको जो है उसकी इस चीज़ को रोक बिल्कुल देते हैं। यकीनन हमारी गवर्नमेंट ने जो है इस हवाले से एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ और ट्रेड पॉलिसीज़ में जो हमें दी हैं उसके हवाले से यकीनन गवर्नमेंट ने बिजनेस कम्युनिटी को एक्सपोर्ट करने के हवाले से जो फैसिलिटेट तो किया है और बिजनेस कम्युनिटी ने उस पर इत्मीनान का भी इजहार किया है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल हमें एक फेनोमेनन नज़र आ रहा है कमोडिटी प्राइसेस के कम होने की सूरत में कि जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। देखिए इस वक्त की इरा में जिस ग्लोबलाइज्ड एज में हम रहते हैं तो हमारी इकॉनमी जो है वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वर्ल्ड इकॉनमी में जिस किस्म की भी डेवलपमेंट होगी उसने हमारी इकॉनमी को लामहला इफेक्ट तो करना है। तो जो है डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी ट्रेड पॉलिसी पर उसने यकीनन जो है वो एक इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है एक्सपोर्ट्स हमको कम होती हुई नजर आई है। साहब आपने भी करेंसी की बात करी, ठीक है, बीइंग इकोनॉमिक्स आप एनालिस्ट हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, आप क्या देखते हैं? गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है रिसेंटली कि दे वुड चेंज द करेंसी ₹10, 50, 100 और 1000। ये जो कंट्रोलिंग है नोटों की, ये एक कुछ आइन चीज़ है, इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। रिपोर्ट हुई थी मार्केट में जाली नोट इतने आ गए हैं सर कि अब कंज्यूमर पहचान नहीं पा रहा। देखिए दो तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। जिन इकोनॉमीज़ में जाली करेंसीज अगर पेनिट्रेट कर जाए तो यकीनन वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो गवर्नमेंट्स का ये काम है कि इस किस्म की अगर उसके पास खबरें हैं कि वहाँ पर ज़ेर गर्दिश नोटों में जाली नोट भी जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, तो यकीनन इस पर इक़दाम करना ये हमारे सेंट्रल बैंक का ये एक काम तो है, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वरना बसूरत दिगर ये होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। दूसरा अमूमन जो देखने में आता है कि इस किस्म की डिनोमिनेशन जो चेंज होती हैं करेंसी की, वो उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ हाइपर इन्फ्लेशन देखने में आता है। तो अमूमन कंट्रीज़ ये क्या करते हैं कि लोअर डिनोमिनेशन के नोट्स के बजाय जो हैं वो ज़्यादा हायर डिनोमिनेशन के नोट्स जो है वो प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के केस में ये फैक्टर एब्सेंट है। हमारी इकोनॉमी के केस में अगर सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी हमारी जो है वो करेंसी नोटों को तब्दील करना चाहता है तो शायद उसके सिक्योरिटी कंसर्न है उस करेंसी के फीचर्स के हवाले से कि उसको इतना बेहतर किया जाए कि किसी तरीके से भी जाली नोट जो हैं, जाली करेंसी हमारी मार्केट में पेनिट्रेट ना कर सके। करेंसी की बात करेंगे एहसान साहब, अभी रिसेंटली हमने एक फैक्टर हमारे यहाँ कल्चर बेस्ड फैक्टर देखा है कि स्पेशली ईद पे जो है बहुत ज़्यादा नोट छापे जाते हैं, बिकॉज कंज्यूमर की डिमांड आ रही होती है, आवाम को नए नोट चाहिए, वो हमारे यहाँ कल्चर है, ईद आ रही है, सेलिब्रेशन करनी है। इस दफ़ा तो इतनी सूरत हाल थी कि लोगों के पास मतलब उनको नोट नहीं मिले, बिकॉज स्टेट बैंक के पास भाई, क्योंकि उनको भी अपनी चीज़ देखनी है कि हमें इतना परसेंटेज या इतना रेशो पे हमें नोट छापने, वरना मुल्क में बहुत ज़्यादा नोट हो जाएंगे और फिर इन्फ्लेशन का मसला आ जाएगा। तो ये भी अफेक्ट कर रहा होता है, ये इसको कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए सिलसिला क्या है कि जहाँ तक के ईद के मौके पर नए नोट्स का इशू इजरा का ताल्लुक है, बिल्कुल, तो वो जो है कल्चर का ही एक हवाला है और उसका इकोनॉमी पर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका कम है, क्योंकि जब गवर्नमेंट जो है वो नए नोट छाप रही होती तो ज़ेर गर्दिश पुराने नोट उसके अगेंस्ट ले रही होती मॉनेटरी अथॉरिटी, तो ओवरऑल मनी इन सर्कुलेशन इकोनॉमी में जो ज़ेर गर्दिश करेंसी है उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है, तो इसलिए उसका तो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर देखने को नहीं आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है उसके बजट डेफिसिट बढ़ रहे हैं और उस बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए वो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ को नोट प्रिंट तेज़ी से नोट के इजरा की हिदायत जारी करती हैं, जिससे कि ज़ेर गर्दिश करेंसी के वॉल्यूम में इकोनॉमी में इजाफा होता है, तो ऐसी सूरत में जो है हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि गुज़िश्ता 3 सालों में जो है वो इन्फ्लेशन की सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है हमें। उसके 2 वजूहात हैं, एक तो ये कि करेंसी को छापने की स्पीड जितनी ज़्यादा थी उसमें भी
कुछ स्पीड में कमी आई है। यकीनन अभी ये करेंसी का इजरा तो हो रहा है, एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ का मेन इनपुट है, उसके कम होने की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस कम होने की वजह से उसके हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस पर एक प्रेशर आया है, डाउनवर्ड प्रेशर आया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है। और ये इन्फ्लेशन का कंट्रोल में आना, अगरचे कि गवर्नमेंट जो है इसका क्रेडिट अपने सर लेती है, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स देना चाहिए जी, यकीनन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि मैंने आपसे खुद भी अर्ज किया कि एक्सटर्नल सेक्टर का इम्प्रूव होना इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन का कंट्रोल में आना ये पॉलिसी इंड्यूस्ड नहीं है। यकीनन इसके अंदर गवर्नमेंट ने कोशिश की है और काबिल सताइश सूरत हाल यह है कि एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नतीजे में एक अपॉर्चुनिटी और क्वेश्चन पे जो प्रोड्यूस हो गया है गवर्नमेंट के लिए कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, तो गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। ये एक काबिल सताइश सूरत हाल है। शुक्रिया एहसान साहब आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।